हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जेके पे। दोस्तों आज हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो दोस्तों आप टॉपिक को लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में। दोस्तों इसकी स्थापना 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले 1774 कोलकाता में हुई थी। उसके बाद दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1965 में 1 अक्टूबर 1937 को इसका प्रस्ताव लाया गया। दोस्तों बात करते हैं भारत इसकी विधिवत रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने विधिवत रूप से 28 जनवरी 1950 को कार्य करना प्रारंभ किया था। दोस्तों आप याद रखिए कि उच्चतम न्यायालय ने विधिवत रूप से 28 जनवरी 1950 को कार्य करना प्रारंभ किया। अब दोस्तों बात करते हैं कि मूल संविधान में एक प्रमुख न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल वर्तमान में कितने? 8 न्यायाधीश हैं, यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 7 अन्य न्यायाधीश है। दोस्तों बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश, यानी कि वर्तमान में कितने? टोटल 34 न्यायाधीश है। अब दोस्तों बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 4 महिलाएं, यानी कि दोस्तों अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिलाएं। तो दोस्तों देखते हैं उन महिलाओं के नाम क्या क्या है। दोस्तों इंदिरा बनर्जी यानी कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बीबी नागरत्न। दोस्तों 2027 में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी ये बीबी नागरत्न। और बेला एम त्रिवेदी। ये 4 प्रमुख न्यायाधीश है दोस्तों। तो आप इन्हें याद रखिए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 4 महिलाएं न्यायाधीश है। एक तो इंदिरा बनर्जी है, हेमा कोहली है, बीबी नागरत्न है और बेला एम त्रिवेदी है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 214 के 124 के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 124 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, शपथ, योग्यता वापस से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी कि दोस्तों आर्टिकल में 124 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ, योग्यता वापस हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। तो दोस्तों नियुक्ति यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श, एडवाइस से। जबकि जो अदर न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों के कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से। तो आप इन्हें याद रखिए दोस्तों। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक यहाँ जज है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। जो अदर न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के 4 जो वरिष्ठ जज होते हैं ना, उनकी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर करता है। दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली 1993 में स्टार्ट हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, 1 कानून मंत्री, 2 अन्य सदस्य मुखिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो दोस्तों जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 था, इसके अनुसार ये प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज और 1 कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य का मुखिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी तो दोस्तों टोटल मिला के 6 सदस्य होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ये आयोग कॉलेजियम के स्थान पर काम करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध करार कर दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। दोस्तों इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। तो दोस्तों कार्यकाल 65 वर्ष होता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र ये देते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। दोस्तों बात करते हैं योग्यता के बारे में।
योग्यता दोस्तों, योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होगा और इनमें से एक योग्यता प्राप्त करता हो। तो दोस्तों कौन सी योग्यता है वो? तो दोस्तों ये है कि वह 5 वर्ष उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। हाई कोर्ट यानी कि दोस्तों बात करते हैं, यह होता है सुप्रीम कोर्ट की तरह स्टेट में एक होता है हाई कोर्ट, यानी कि वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो कोई सा भी स्टेट का। दोस्तों बात करते हैं, वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहा हो, या तो फिर वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या फिर वो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत प्रतिष्ठित विधिवक्ता हो, यानी कि इन तीनों में से कोई भी शर्त वो पूरी करता हो। दोस्तों बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के जजों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है उसका प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। दोस्तों कदाचार या असमर्थता के आरोप पर उन्हें हटाया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य, राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य के हस्ताक्षर से हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। यदि लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो फिर यह प्रक्रिया राज्यसभा में जाती है। यदि राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसी दिन से राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि सबसे पहले लोकसभा में कम से कम यानी कि 100 मेंबर्स का सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य के हस्ताक्षर से हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। यदि लोकसभा 2/3 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो फिर यह प्रक्रिया यानी कि राज्यसभा में जाती है। यदि राज्यसभा भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसी दिन से राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अब तक की, यानी कि दोस्तों इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है, यानी कि अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित व्यक्तियों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए किस किस को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के सभी जजों को हटा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों स्टेट में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सभी जज को भी हटाया जा सकता है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG को हटा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी को आप नोट कर लीजिए कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज, हाई कोर्ट के सभी जज, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटा सकते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं कि जिस सत्र में यह प्रस्ताव लाया जाता है, दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से कि जिस सत्र में यह प्रस्ताव लाया जाता है उसी सत्र में पारित होना अनिवार्य है, अन्यथा सत्र समाप्त होते ही प्रस्ताव भी समाप्त माना जाएगा। यानी कि यह पॉइंट है कि अगर आप जिस प्रस्ताव को ला रहे हो उसी सत्र में उसको पारित करना अनिवार्य, अन्यथा वह समाप्त माना जाएगा। सन 1993 में वी रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह प्रस्ताव आगे नहीं चल सका। तो दोस्तों 1993 में यह प्रस्ताव वी रामास्वामी के विरुद्ध भी लाया गया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से पारित नहीं हो पाया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इस सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सन 2018 में भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो दोस्तों सौमित्र सेन ने भी अपने पद से त्यागपत्र, और सन 2018 में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उन्होंने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है 2,80,000। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना उनका वेतन होता है 2,50,000। दोस्तों बात करते हैं स्टेट का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो होता है 2.5 लाख, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना उनका वेतन होता है 2,25,000।
अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 126 के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 126 सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद यदि रिक्त हो तो राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों अगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 127 127 के माध्यम से ये आर्टिकल 127 में कहा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अपने आगे भी प्रार्थना की जो राष्ट्रपति होता है वो वरिष्ठ न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 128 के बारे में। आर्टिकल 128 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। आर्टिकल 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक के माध्यम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 123। दोस्तों आर्टिकल 123 के बारे में आर्टिकल 123 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय राष्ट्रपति की समाधि से राष्ट्रपति की दोस्तों ये इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय राष्ट्रपति से मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का जो मुख्यालय है और राष्ट्रपति की यानी कि सहमति से मुख्य न्यायाधीश भारत के अन्य किसी भी स्थान पर बदल सकता है। जो हाई कोर्ट का जो मुख्यालय होता है ना वो राष्ट्रपति की सहमति से वो मुख्य न्यायाधीश भारत के अन्य किसी भी न्यायस्थान पर बदल सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में कहा गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पावर्स सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में कहा गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 131 में दिया गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद हो जाए या दो राज्य सरकारों के मध्य कोई विवाद हो तो उसकी अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। केंद्र राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद हो जाए या दो सरकारों के मध्य कोई विवाद हो जाए तो उसकी अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। दोस्तों दूसरा शक्ति के बारे में दिया गया है अपीलीय क्षेत्राधिकार। दोस्तों ये आर्टिकल 132 से 136 तक चलता है। इसमें कहा गया है दोस्तों अगर कानून अस्पष्ट है तो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोस्तों तीसरा है दीवानों अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये आर्टिकल 133 में दिया गया है कि अगर दीवाने कानून अस्पष्ट है तो दीवाने अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे आएगा अस्पष्ट। दोस्तों ये अस्पष्ट है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 134 के अनुसार अगर फौजदारी कानून भी दोस्तों यहाँ भी अस्पष्ट आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अगर फौजदारी कानून अस्पष्ट है तो फौजदारी अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अस्पष्ट है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 के अनुसार पंथ निरपेक्ष एकता अखंडता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 135 में दिया है कि पंथ निरपेक्ष एकता अखंडता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 136 के बारे में। इस सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाज़त होती है। अनुच्छेद 136 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक विशेष इजाज़त होती है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 137 के बारे में।
आर्टिकल 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 137 से कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कोई निर्णय लिया है तो वह आर्टिकल 137 के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है, अपने निर्णय में बदल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 143 के बारे में। दोस्तों, इसमें दिया है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। यह अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल में परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार का उल्लेख है, तो आर्टिकल 143 में उल्लेख है और यह अधिकार ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्चतम न्यायालय के पास होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति को परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिए। दोस्तों, बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों, आप इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों हीरालाल जेकानिया। सबसे लंबा कार्यकाल है वाईवी चंद्रचूड़, DYV चंद्रचूड़ सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश। न्यूनतम कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश है कहन सिंह। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश से केनी बालाकृष्णन। प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश से मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों, आप याद रखें, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया। सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश से वाईवी चंद्रचूड़। न्यूनतम कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश से कहन सिंह। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश से केनी बालाकृष्णन। प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश से मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दोस्तों, बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जन्म लेने वाला प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सरोज होमी कपाड़िया। राजस्थान का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है राजेंद्र मल लोढ़ा। प्रथम महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। दोस्तों, बात करते हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था। दोस्तों, ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है DYV चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बात करते हैं दोस्तों 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति उदय यू ललित। और 48वें नंबर के थे NV रमन नूतलपाई। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। दोस्तों, 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे संजीव खन्ना। ये 11 नवंबर 2024 को अपना पदभार संभालेंगे और 13 मई 2025 तक ये अपने पद पर रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं ये दोस्तों बात करते हैं नवंबर 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DYV चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट निश्चित है। इनका स्थान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना लेंगे, जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना अपना कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक संभालेंगे। दोस्तों, आप इसको याद रखें, जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे 51वें मुख्य न्यायाधीश वो संजीव खन्ना होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।